हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी सीरीज। ने स्टार्ट किया था एनसीईआरटी सीरीज को, और इस एनसीईआरटी सीरीज में हम क्लास 6 कक्षा 6 की एनसीईआरटी को पहले ख़त्म करेंगे, समाप्त करेंगे। तो हमने ज्योग्राफी, भूगोल और इतिहास और साइंस और सामाजिक विज्ञान, इन चारों सब्जेक्ट की हमने जो आपकी एनसीईआरटी है उसकी सीरीज स्टार्ट की है। ठीक है दोस्तों, तो हम मैं अब तक इतिहास में आपको अध्याय 3 तक पढ़ा चुका था। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे अध्याय 4 जो कि है इतिहास का, कक्षा 6 की एनसीईआरटी इतिहास का अध्याय नंबर 4। ये कहता है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। तो शीर्षक क्या है इस चैप्टर का? क्या बताती हैं हमें किताबें, किताबें हमें क्या बताती हैं और कब्रें हमें क्या बताती हैं इतिहास के बारे में। दोस्तों आज हम इसमें ये पढ़ने जा रहे हैं। तो अब तक हम अध्याय 3 तक पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं मेरे वीडियोस तो आप मेरे चैनल पर पुराने वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पुस्तकालय में मेरी जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज भी पहली बार कहाँ जा रहे थे? पुस्तकालय। तो आपने पुस्तकालय स्कूल में नाम सुना होगा ना, पुस्तकालय, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? लाइब्रेरी। इंग्लिश में बोला जाता है लाइब्रेरी। मैरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफी बड़ा था। पुस्तकालय का मतलब क्या होता है? पुस्तक और प्लस आलय, संधि विच्छेद करोगे तो पुस्तक प्लस आलय यानी पुस्तकों का घर। जैसे बोलते हैं ना हिमालय, हिमालय क्या होता है? हिम प्लस आलय यानी हिम बर्फ का घर, आलय मतलब घर। ठीक है, विद्यालय, विद्या प्लस आलय यानी विद्या का घर। ऐसी पुस्तकालय क्या हो गया बच्चों? पुस्तक प्लस आलय यानी पुस्तकों का घर, तो वो होता है पुस्तकालय। तो आपके स्कूल में भी पुस्तकालय होगा, विद्यालय में। तो पुस्तकालय में क्या होंगी? पुस्तकें होंगी। तो वहां किताबों से भरे कई क्या थे? रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मैरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा कि उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का क्या है? एक संग्रह है। आपने वेदों का नाम सुना होगा। वेदों का क्या है? एक संग्रह है, ये अध्यापक ने कहा। तो मैरी सोचने लगी कि वेद क्या है, चलो पता लगाएं। तो हमें यही पढ़ना है कि वेद क्या है। ठीक है बच्चों, इसके बारे में हम भी पढ़ेंगे। तो ये तो ये किताब है, ये वेद और ये सब क्या है? ग्रंथ, ये सब क्या होते हैं? किताबें होती हैं। तो हमें यही तो पढ़ना है आज के चैप्टर में, ये किताबों से हमें क्या सीखने को मिलता है। तो वेद हो गए, ग्रंथ हो गए, ये सब बच्चों क्या होते हैं? हमारी किताबें हैं, प्राचीन किताबें हैं, जिनसे हमें क्या सीखने को मिलता है वो हम देखेंगे। देखो, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक क्यों क्या है? वेद। वेद जो है दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद कितने हैं? 4 हैं। आपको पता है वेद कौन कौन से हैं? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। आप मेरे साथ बोलिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, तो 4 वेद हैं। सबसे जो पुराना वेद है, यानी सबसे पहला जो वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई है। कितने साल पहले हुई है बच्चों? 3500 साल पहले। आज से 3500 साल पहले किसकी रचना हुई है? ये ऋग्वेद की, जो सबसे पुराना है। अब ऋग्वेद में है क्या? ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थना है। तो ऋग्वेद में क्या है बच्चों? प्रार्थना है। ठीक है, यानी कि प्रार्थना है, जिन्हें क्या कहा जाता है? सूक्त कहा जाता है। तो आपको एक नई चीज सुनने को मिली, सूक्त किसे कहते हैं? तो सूक्त क्या है? प्रार्थना है। सूक्त का मतलब क्या होता है? जो अच्छी तरह से बोला गया, जिसको अच्छी तरह से बोला गया हो वो क्या कहलाता है? सूक्त कहलाता है। तो ऋग्वेद में क्या है? प्रार्थना है, जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे हुए हैं। विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति पूजा करते हैं जो उसमें रचे गए हैं ये वेद, ये जो सूक्त है, सॉरी सूक्त। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है, अग्नि, इंद्र और सोम। तो यानी कि ऋग्वेद में जो 3 देवता हैं वो महत्वपूर्ण बताए, वो कौन कौन से हैं? अग्नि, इंद्र और सोम। सोम देवता। अग्नि किसके देवता है? वो आग के देवता है। इंद्र किसके देवता है? वो युद्ध के देवता है। और सोम जो है वो एक पौधा है जिससे क्या है? सोम रस बनता है। ठीक है, तो अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है, पीने की चीज बनाई जाती है। सोम रस बोलते हैं ना कभी कभी। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किसने की? ऋषियों ने। ये जो प्रार्थना है, वैदिक प्रार्थना, इनकी रचना किसने की बच्चों? ऋषियों ने। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। तो पहले क्या था कि पहले लिखने की व्यवस्था तो थी नहीं, आज की तरह आपकी तरह जो आजकल लिखने की जो किताबें हैं, पुस्तकें हैं, कॉपी होती हैं, पेन होते हैं, ये सब तो पहले थे नहीं बच्चों। तो पहले ऋषि क्या करते थे? बोलते थे, उससे अपने बच्चों को कंठस्थ, उनको याद कराते थे चीजें बोल बोल के। तो फिर बच्चों को याद हो जाती थी, जो उनके शिक्षक होते थे उनको याद हो जाती थी। शिक्षक सॉरी
विद्यार्थियों को, फिर विद्यार्थी दूसरे उनको जो उनके नए शिक्षक थे उनको सिखाते थे। तो इस तरह ये चलता रहता था। तो यानी ऋषियों ने रचनाएं की हैं वैदिक प्रार्थनाओं की, और आचार्य जो थे वो विद्यार्थियों को सॉरी आचार्य जो थे वो विद्यार्थियों को क्या करते थे, इन्हें कंठस्थ याद कराते थे। अधिकांश जो सूक्त हैं उनके रचयिता सीखने और सिखाने वाले क्या थे, पुरुष थे। तो यहाँ पे भी आपको जानने को मिल रहा है कि जो अभी तक क्या है पुरुष प्रधान टाइप का वो चल रहा है, यानी कि जो सूक्त हैं उनको रचने वाले लोग क्या है, पुरुष ही हैं। जबकि कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी, यानी कुछ ही प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने की है, ज्यादातर की रचना किसने की है, पुरुषों ने। ऋग्वेद की जो भाषा है वो प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत, ये आप याद रखना। तो ये ऋग्वेद की जो भाषा है, जो हमारे ऋग्वेद है उनकी भाषा क्या है, प्राक, प्राचीन संस्कृत, प्राक संस्कृत, या फिर इसी को बोला गया है वैदिक संस्कृत। ये ऋग्वेद की भाषा है। हमारे वेदों की भाषा क्या है, प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत। तुम जो स्कूल में संस्कृत पढ़ती हो ना, उससे ये थोड़ी सी क्या है, भिन्न है बच्चों। तो उससे बच्चा ये क्या है, थोड़ी सी भिन्न है, अलग है थोड़ी सी। संस्कृत और अन्य भाषाएं, अभी हम जानेंगे भाषाओं के बारे में। देखो संस्कृत जो भाषा है जो आप देखते हो वो भारोपीय, भारोपीय मतलब हो गया भारत प्लस यूरोपीय, तो इससे मिलके क्या हो गया बच्चों, भारोपीय। ये हो गया हमारा भारोपीय, ये हो गया भारोपीय, ठीक है। संस्कृत जो भाषा है वो भारोपीय, भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। किस भाषा परिवार का हिस्सा है संस्कृत, आपसे कोई पूछेगा तो भारोपीय, भारत प्लस यूरोपीय। भारत की कई भाषाएं जैसे असमिया हो गई, गुजराती, असमिया क्या असम में बोली जाती है, गुजराती गुजरात में, हिंदी तो बहुत वाले मध्य भारत वाले एरिया में बोली जाती है, कश्मीरी कश्मीरी इलाके में, सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी हो गई, यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे कि अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इस परिवार से क्या है बच्चों, जुड़ी हुई हैं, आदि इस परिवार से जुड़ी हुई हैं। कौन से परिवार से, भारोपीय भाषा परिवार से। कौन सी भाषा परिवार से, भारोपीय भाषा परिवार से। कौन कौन सी भाषाएं जुड़ी हुई हैं, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई, ये सारी जो भाषा हैं। और एशियाई भाषा कौन कौन सी हो गई जो एशिया में बोली जाती हैं, फारसी। और यूरोप की जैसे बहुत सारी भाषा, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, इतालवी, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश, ये सब क्या है, किस भाषा परिवार से जुड़ी है, संस्कृत। तो ये आप देख रहे हो कितना बड़ा भाषा परिवार है हमारा संस्कृत। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। जैसे उदाहरण के लिए मातृ, मातृ क्या संस्कृत का शब्द है, माँ किस, मातृ से माँ बना हिंदी का शब्द, और मदर बना, मातृ से मदर बना अंग्रेजी का शब्द। तो आप देख रहे हो ये भाषाएं आपस में क्या है बच्चों, जुड़ी हुई हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया बच्चों। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नजर आती है, क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नजर आती है, इनमें कोई समानता नजर आ रही है। तो आप देख रहे हैं शब्दों में क्या है, थोड़ी बहुत समानता है। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उपमहाद्वीप में हमारे यहाँ दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए जैसे पूर्वोत्तर प्रदेश देखें, पूर्वोत्तर मतलब नॉर्थ ईस्ट वाला देश, नॉर्थ ईस्ट वाले जो राज्य हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से राज्य हैं बच्चों, जैसे अरुणाचल प्रदेश है ना, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, और बताओ बच्चों, मैं ज्योग्राफी में बताया था ना आपको, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम और त्रिपुरा और असम और मेघालय। तो ये आपके 7 जो राज्य हैं ये कहाँ पे हैं, पूर्वोत्तर राज्य हैं, ठीक है। तो इनमें कौन से परिवार की भाषा बोली जाती है, तिब्बत बर्मा परिवार की, ठीक है, तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं इनमें बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं। तो आपको याद रखनी है ये भाषाएं कौन कौन सी, किस पूर्वोत्तर प्रदेशों में किस भाषा परिवार की भाषा बोली जाती है, तिब्बत बर्मा। और जो हमारी तमिल भाषा है, ठीक है, ये जो हमारे दक्षिण जो राज्य है उनमें बोली जाती है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ये किस भाषा परिवार की भाषा है बच्चों, ये किस भाषा परिवार की भाषा है बच्चों, तो ये है हमारे द्रविड़, किस भाषा परिवार की, द्रविड़ भाषा परिवार की। तो ये किस परिवार की हो जाएंगे, द्रविड़ भाषा परिवार की, ठीक है, द्रविड़ भाषा परिवार की। ये द्रविड़ गलत लिखा है, इस तरह से लिखा जाएगा द्रविड़ भाषा, ठीक है। जबकि जो झारखंड है और मध्य भारत है उसके कई हिस्सों में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं वो कहाँ से बोली जाती हैं, कौन से भाषा परिवार की हैं, ऑस्ट्रो एशियाटिक। कौन से भाषा परिवार की है बच्चों, ऑस्ट्रो एशियाटिक। तो उन भाषाओं की सूची बनाओ जिनके बारे में तुमने सुन रखा है। तो हमें उन भाषाओं की सूची बनानी है जिनके बारे में हमने सुन रखा है, उनके भाषा परिवारों को पहचानने की क्या करनी है, कोशिश करनी है, ठीक है, ये हमें करना है, ठीक है। अब देखो बच्चों, हम जिन किताबों को पढ़ते हैं बच्चों, हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी गई हैं और छापी गई हैं। आज आप जो अपना कक्षा 6 की किताब पढ़ रहे हो, आप जो खोल के बैठे हो किताब को, ये किताब क्या है, लिखी गई है या पढ़ी गई है, छापी गई है। तो ये किताब तो छापी गई है ना,
तो ऋग्वेद का पहले उच्चारण किया जाता था, मैंने आपको बताया था ना, अपने शिष्यों को क्या बोल बोल के कंठस्थ याद करा देते थे और श्रवण किया जाता था और सुना जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। पढ़ने के लिए तो किताबें थी नहीं, क्या करते थे, बोलते थे और सुनते थे। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार क्या गया बच्चों, लिखा गया। यानी कि ये 3500 साल पहले ऋग्वेदों की ऋग्वेदों की जो है रचना की गई थी, लेकिन उसके कई सालों बाद इसे फिर लिखा गया, ठीक है, कई सदियों बाद। इसे छापने का काम तो मुश्किल 200 साल पहले, आज से 200 साल पहले इनको छापा गया है। उससे पहले तो ये लिखा गया था, लिखने से पहले इनको बोला जाता था। तो आप देख रहे हैं किस तरह से इनमें परिवर्तन हुआ। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? देखो, इतिहासकार जो है वो पुरातत्ववेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। आप ये जानते हैं ना, इतिहासकार और पुरातत्ववेता में आपको बताया था। लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद की कुछ सूक्त जो है वो वार्तालाप के रूप में है। ऋग्वेद की जो सूक्त है, सूक्त मतलब जो अच्छी तरह से कहा गया, ये प्रार्थना, ये किसके रूप में है? वार्तालाप, यानी दो आदमियों के बीच में क्या है? वार्तालाप है, ठीक है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित जो दो नदी ब्याज और सतलज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। तो यानी कि इसमें क्या है कि दो लोगों के बीच में या दो जैसे व्यक्तियों के बीच में क्या है? वार्तालाप है। इसमें जो जनरली जो ज्यादातर जो सूक्त हैं वो वार्तालाप के रूप में है। वो आप आगे देखोगे, मैं बताऊंगा आपको। ब्यास और सतलज, ठीक है, ये नदी आप ढूंढना मैप पे, ब्यास और सतलज, ठीक। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना, ठीक है, ये देखो, ये ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है जो बहुत पहले लिखा गया है। मैंने आपको बताया था ना पांडुलिपि क्या होती है, ठीक है। पांडुलिपि का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट पहले चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, जो कि इसका मतलब क्या होता है? हाथ से लिखा हुआ, ठीक है। ये किस पे लिखे जाते थे? भोर्ज वृक्ष की छाल पे, जो कश्मीर में है ना। ये पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी लगभग 150 वर्ष पहले। ऋग्वेद को पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि कहाँ पर है? पुणे महाराष्ट्र की एक पुस्तकालय में सुरक्षित है, ठीक है बच्चों। ये आप देख रहे हो, ये वृक्ष की छाल पे लिखा गया है, ठीक है, हाथ से। ये मैं जो बोल रहा था ना, सूक्त जो है, जो विश्वामित्र नदियां, इस तरह की जो वार्तालाप है, वो देखो इस तरह के वार्तालाप है। उसमें जो प्रार्थना है ये संस्कृत में वार्तालाप है, ये हिंदी में इसमें अनुवाद करके बताया किसी ने। जैसे विश्वामित्र है, ये नदियों के बीच में वार्तालाप है, इसको आप पढ़िएगा, देखो आपको अच्छा लगेगा, ठीक। ऋग्वेद की जो प्रार्थना है उनमें अन्य नदियां, अन्य दूसरी नदियां, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। यानी कि ब्यास और सतलज का तो है ही, उसके अलावा सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। गंगा और यमुना का कितनी बार उल्लेख हुआ है? सिर्फ एक बार, ठीक है, ये ऋग्वेद में। अब देखो, मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में, अब मवेशी का मतलब जानते हैं ना, पशु पशु जो होते हैं उनको मवेशी बोलते हैं ना। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए क्या है? अनेक प्रार्थनाएं, यानी कि अनेक मंत्र हैं, अनेक प्रार्थनाएं हैं, ठीक है, अनेक सूक्त हैं। इसके लिए मवेशियों के लिए, घोड़ों के लिए और रथों के लिए। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के लिए काम में लाया जाता था। आप तो जानते हैं ना, घोड़ों से, जैसे महाभारत में जो अपने टीवी पे आता है उसमें देखोगे, घोड़ों से क्या करते थे? रथ खींचते थे। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। और जो लड़ाई होती थी उसमें क्या करते थे? मवेशियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जीत के ले आते थे। लड़ाइयां वैसे तो जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहां अच्छे चारागाह हो। देखो, चारागाह जहाँ पे होंगे बच्चों, वहां पे क्या होगा? जमीन अच्छी होगी तो वहां पे क्या होगा? लड़ाई होगी उस जमीन के लिए। आप भी देखते हो आजकल बहुत सारी जगह जो लड़ाई हो रही है वो जमीन के लिए हो रही है। पाकिस्तान हमारा पीओके लेकर बैठा हुआ है, इधर चाइना जो है वो ऑक्साइड चीन पे कब्जा करके बैठा है, अरुणाचल प्रदेश पे भी अपना अधिकार जमाना चाहता है। तो हर जगह जो लड़ाई हो रही है वो किसके लिए हो रही है बच्चों? जमीन के लिए। पुराने समय से चली आ रही है, चारागाहों के लिए, अच्छी जमीन के लिए, घोड़ों के लिए। हाँ, पुराने जमाने में घोड़ों के लिए लड़ाई होती थी, जो आजकल नहीं होती है इतनी ज्यादा, ठीक है। यहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार होने वाली फसलों को उगाया जा सकता था। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों, पानी के लिए भी लड़ाइयाँ होती थी बच्चों। देखो, पानी जरूरी है, पानी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पानी अगर होगा तभी आपका अच्छा जीवन हो पाएगा। तो कुछ लड़ाइयाँ किसके लिए होती थी बच्चों? पानी के लिए। और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी पहले क्या होती थी? लड़ी जाती थी। बंदी लोगों को क्या कहा जाता था? दास कहा जाता था, आपको पता है ना, दास कहा जाता था बंदी लोगों को। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग तो सरदार रख लेते थे और कुछ हिस्सा किसको दे दिया जाता था? पुरोहितों का। और शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियां देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुतियां दी जाती थी। जानवरों की आहुतियां देने का मतलब क्या होता था? बलि दी जाती थी, जिसपे अभी तक रोक लगा दी गई है। तो इस तरह से पहले यज्ञ होते थे।
अधिकांश पुरुष इन युद्धों में क्या करते थे बच्चों, भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। देख रहे हो यहाँ पे कोई अस्थायी सेना नहीं है, जो युद्धों में कोई भी स्थायी सेना नहीं है, लेकिन लोग जो है सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह और मशवरा करते थे। यहाँ वे ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। तो यहाँ पे देख रहे हो राजा वाला कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है, राजतंत्र नहीं है। अभी यहाँ पे क्या है कि लोग आपस में मिलते हैं और मिलके जो उनमें से बहादुर होता है उसको वो अपना क्या कर चुन लेते हैं, सरदार चुन लेते हैं और युद्ध पे चले जाते हैं। ठीक है और सलाह और मशवरा करते हैं युद्ध और शांति के लिए। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। देखो बच्चों, लोगों का वर्गीकरण आम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। देखो लोगों का जो वर्गीकरण है बच्चों, वो किसके आधार पर किया जाता रहा है कि वो क्या काम करते हैं। ठीक है, लोग क्या काम करते हैं उसके आधार पर, क्या उनकी भाषा रही है, किस वो परिवार से आते हैं, क्या समुदाय है उनका, कहाँ पे वो निवास करते हैं और क्या उनकी परंपरा है। इसके आधार पर पहले से ही ये वर्गीकरण होता रहा है लोगों का। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे, और दूसरे लोग थे राजा। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ऋग्वेद में भी किताबों में कि इनमें पुरोहित हैं। ठीक है, पुरोहित कौन है बच्चों, जो यज्ञ करते हैं, जो ब्राह्मण है। ठीक है, पुरोहित कौन है, जो यज्ञ करते हैं, जो ब्राह्मण है, जो अनुष्ठान करते हैं। और दूसरे हैं राजा। राजा क्या है कि जो युद्ध करने जाते हैं, और युद्ध किसके लिए हो रहा है, घोड़ों के लिए हो रहा है, जमीन के लिए हो रहा है, चारागाह के लिए हो रहा है, पानी के लिए हो रहा है, बंदी बनाने के लिए हो रहा है, मवेशियों के लिए युद्ध हो रहा है। ठीक है, ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये राजा वो नहीं है जो आप वैसे समझ रहे हो। ये ना तो बड़ी राजधानियों में रह रहे हैं, ना ही महलों में रह रहे हैं, ना इनके पास सेना है, ना ही ये कर वसूल रहे हैं। ठीक है, ये इनमें अंतर है। मतलब जो बाद में जो राजा आएंगे, जैसे अशोक राजा आएगा या जो भी राजा आएंगे बाद में, उन राजाओं में इन राजाओं में क्या अंतर है बच्चों, कि इन राजाओं के पास ना तो सेना है, ना ही बड़ी बड़ी राजधानी है, ना ही इनके पास महल है, ना ही ये टैक्स ले रहे हैं, अपनी जनता से कर ले रहे हैं। और राजा की मृत्यु के बाद में उनका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन रहा। इसमें राजा अगर मर जाता है तो राजा का बेटा भी अपने पास बाद में क्या है, अपने आप शासक नहीं बन रहा। तो यानी कि राजतंत्र नहीं है अभी, क्या है, राजतंत्र की स्थापना नहीं हुई है। ठीक है बच्चों, राजतंत्र क्या होता है, जिसमें राजा का बेटा राजा बनता जाता है। पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो और ये पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। तो राजा क्या करते थे, यज्ञ करते थे। ठीक है, लड़ाइयों में जाते थे। ठीक है, जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्द का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी या अन्य भाषाओं में आज भी होता है, और दूसरा था बेस, जिससे निकला है वैश्य। यानी जनता के लिए या समुदाय के लिए दो ही शब्द थे, एक था जन और एक था बेस। जन का मतलब तो वही है जनता, जो आजकल भी हम यूज करते हैं, और बेस का जो मतलब है वो होता है वैश्य। इसका मतलब है वैश्य। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में 5वें चैप्टर में पढ़ेंगे। जो हमारे वर्ण थे ना, आपको बताएंगे। इसमें ब्राह्मणों ने 4 वर्ण में वर्गीकरण किया था। कौन कौन से थे बच्चों, आपको पता है, याद है, आपने सुना है कभी, ब्राह्मणों ने 4 वर्ण बनाए थे। ब्राह्मण, तो बच्चों किसी किसी को याद है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण बने थे बच्चों। ठीक है, तो इनमें ये वैश्य शब्द है ना, ये बाद में आप पढ़ोगे। ठीक है, तो जनता के लिए क्या है, 2 शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जन और बिस। ठीक है, ऋग्वेद में बिस और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या बिस, भरतजन या बिस, यदुजन या बिस जैसे कई नामों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ठीक, तुम इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है, भरतजन, ये नाम जाना पहचाना लगता है ना। ठीक है, यदुजन, यदुवंश ऐसे लगता है ना। अब देखो, जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की, वे कभी कभी खुद को क्या मानते थे, आर्य मानते थे। यानी ऋग्वेद के जो प्रार्थनाएं, उनकी रचना जिन लोगों ने की, पुरोहितों ने, जिन ऋषियों ने, वो अपने आप को क्या मानते थे बच्चों, आर्य मानते थे। वो अपने आप को क्या मानते थे, आर्य। और अपने विरोधियों को वो दास या दस्यु कहते थे। और इनके जो विरोधी थे उनको वो क्या कहते थे बच्चों, दास कहते थे और दस्यु कहते थे। तो आपको पूछे कि ऋग्वेद काल में जो अपने आप को आर्य मानते थे वो लोग कौन थे, वो लोग वो थे जिन्होंने प्रार्थनाओं की रचना की। और उनके जो विरोधी थे उनको क्या कहा जाता था, दास या दस्यु कहा जाता था। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे, उनको क्या बोल दिया गया, यज्ञ नहीं करने वाले लोगों को, और जो दूसरी भाषा बोलते थे उनको दस्यु। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग होता है, दासी शब्द का मतलब क्या हो गया, गुलाम। बाद में ये जो दास शब्द था इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, गुलाम। दास का मतलब क्या हो गया, गुलाम। जब बंदी बना लेते थे युद्ध में कुछ लोगों को, तो वो क्या बन जाते थे, गुलाम बन जाते थे। उनको क्या बोला गया, दास बोला गया। दास भी स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में क्या बना लिया जाता था, बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। ठीक है बच्चों,
जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरे जगह पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखियो देखें वहां क्या हो रहा था। तो आप देख रहे हो कि जो उत्तर पश्चिम है, जो भारत का उत्तर पश्चिम वाला राज्य है, जो कश्मीर वाला राज्य, कश्मीर वाला इलाका है, इधर पाकिस्तान वाला इधर ये इलाका है, और पंजाब और हरियाणा, ये राजस्थान, ये वाला इलाका जो इधर का है भारत का उत्तर पश्चिम का, तो इधर वाले इलाके में जहां पर ऋग्वेदों की रचनाएं हो रही थी नदियों के किनारे, वहीं पे दूसरी जगह पे क्या हो रहा था वो हम अभी देखने जा रहे हैं। तो अब तक हमने क्या सीखा, किताबों से हम क्या सीखते हैं, ये वाला हमारे चैप्टर का एक नाम क्या था, देखो बच्चों, हमारे चैप्टर का नाम था क्या बताती हैं हमें किताबें। तो हमने भी किताबों की चर्चा की, अब हम चर्चा करेंगे कब्रों की। ठीक है बच्चों, तो किताबों के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की। अब देखो बच्चों, कब्रें। खामोश प्रहरी, खामोश प्रहरी यानी कि जो चुप है, और प्रहरी मतलब जो एक तरह से पहरा देता है, प्रहर, द्वारपाल, इससे आप देखते हैं ना प्रहरी। कहानी महापाषाणों की, कहानी महापाषाणों की, महापाषाण, देखो महापाषाण। अगले चित्र को देखो, पहले आप एक फोटो देखिए, ये देखो बड़े बड़े पत्थर आप देख रहे हो, ये कितने बड़े बड़े पत्थर है, ये क्या है, महापाषाण। इनकी कहानी क्या है, ये अपने आप ये खामोश है, ये तो कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन ये इन्हीं को इसलिए क्या बोला गया, खामोश प्रहरी, ये तो चुप बैठ कर यहाँ रखे हुए हैं। ये क्या अपनी कहानी बता रहे हैं, इनसे क्या कहानी मिल रही है, तो वो ही है कहानी महापाषाणों की। तो ये जो शिलाखंड है, इनको क्या बोला गया, शिलाखंड यानी पत्थर के टुकड़े। महापाषाण, महा मतलब बड़ा और पाषाण मतलब पत्थर, नाम से जाने जाते हैं। ये शिलाखंडों को किस नाम से जाना जाता है बच्चों, महापाषाण। ये पत्थर जो थे वो दफन करने की जगह पर, जहां पर लोगों को दफनाया जाता था, लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे, यानी बड़े तरीके से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। कितने साल पहले शुरू हुई बच्चों, 3000 साल पहले। ठीक है, महापाषाण जो कब्र बनाने की प्रथा है वो 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा जो थी वो दक्कन में, दक्षिण भारत में, दक्कन मतलब जो हमारा सऊदी भारत का जो दक्षिण भारत का इलाका है, बीच का इलाका है, मध्य भारत का, दक्षिणी भारत में और उत्तर पूर्वी भारत में, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे मैं अरुणाचल और ये सब बताई थी, और कश्मीर में क्या थी, प्रचलित थी। ये प्रथा कहाँ प्रचलित थी, आपको समझ में आ गया। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण प्रस्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं और कुछ महापाषाण जमीन के भीतर होते हैं। कुछ तो जमीन के ऊपर से दिख जाते हैं, कुछ जमीन के भीतर होते हैं। कई बार पुरातत्व जो विद हैं उनको गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हो ना, ये गोलाकार सजाए हुए क्या मिलते हैं, पत्थर मिलते हैं। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है, कई बार एक अकेला खड़ा हुआ ऐसे पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीनों के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं, जो क्या बताते हैं, जमीनों के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं, ये प्रमाण है। महापाषाण के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। इनको बनाने के लिए आपको क्या लगता है कि ये आसानी से बन जाती होंगी, इसके लिए बहुत काम करना पड़ता था। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो, जैसे गड्ढे खोदते होंगे, शिलाखंडों को ढोकर लाते होंगे, बड़े पत्थरों को तराशते होंगे और मरे हुए लोगों को दफनाते होंगे। इस तरह के उनको क्या करना पड़ता है, वो काम करने पड़ते होंगे। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः जो मृतक है को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन के नाम से जाना जाता है। आपने पढ़ा था ना, हड़प्पा में काले लाल मिट्टी के बर्तन मिले थे जिनमें काले रंग की वो की गई थी चित्रकारी। तो इन्हें भी क्या है कि काले लाल मिट्टी के बर्तनों से के साथ दफनाया जाता था। इनके साथ ही इनमें कुछ औजार मिले हैं, जैसे लोहे के औजार मिले हैं, हथियार मिले हैं, घोड़ों के कंकाल, सामान और पत्थर, और लोहे के, सोने के गहने। क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था, तो हमने पढ़ा था बच्चों लोहे का प्रयोग नहीं था। हड़प्पा में लोहे की खोज नहीं हुई थी, हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग नहीं था। तांबे, कांसा, टेन ये सब था, लेकिन लोहा नहीं था उस टाइम पे। तो यानी कि लेकिन यहाँ पे जो कब्र मिली है, महापाषाण मिले हैं, इन पे लोहे के औजार मिले हैं, हथियार मिले हैं, कंकाल मिले हैं, सामान मिले हैं, पत्थर और सोने के गहने मिले हैं। इस तरह के महापाषाण को ताबूत समाधान कहा जाता था। यहाँ दिखाए गए सिस्ट में एक पोर्ट होल है। यहाँ पे क्या होता था, एक पोर्ट होल होता था, जैसे जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का क्या होता था, रास्ता होता था। सॉरी, यहाँ पे देखो ये है, तो इससे ऐसे करके अंदर जा सकते थे। पत्थरों में जाने का, कमरे में जाने का क्या होता था बच्चों, रास्ता होता था, पोर्ट होल, गड्ढा, ठीक है, बड़ा सुराख। महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान, बाईं ओर देखो ये लोहे के सामान मिले हैं, को घोड़े के लिए सामान, नीचे और बाईं ओर कुल्हाड़ियां, ये कटार मिली है, ये कुल्हाड़ी मिली है, ये कटार मिली है। ये पुराने कब्रों से, महापाषाणों से सामान जो मिले हैं वो है। लोगों की सामाजिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। देखो बच्चों, सामाजिक असमानता, सामाजिक असमानता, समानता तो एक अलग चीज है, लेकिन यह है असमानता, यानी समाज में क्या असमानता थी, अलग अलग क्या भेदभाव थे। देखो, पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। जैसे कोई आदमी मर गया, उसका कंकाल मिला कब्र में, उसके साथ जो चीजें दफनाई गई थी वो उस व्यक्ति की रही होंगी।
कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती हैं। जैसे कोई एक चीज कब्र है, उसमें जो चीजें मिली हैं वो दूसरी कब्र से ज्यादा मिलती है। तो मानचित्र 2 पर अगर हम ब्रह्मगिरी को खोजें तो यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मटके और शंख पाए गए और दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन पाए गए। तो आप बताओ बच्चों, जैसे ब्रह्मगिरी देखो, ब्रह्मगिरी कहाँ है? मानचित्र 2 कहाँ है बच्चों? इसमें मानचित्र 2 है ही नहीं। ठीक, वो अगली के अगली उसमें होगा। ठीक है बच्चों, अब ब्रह्मगिरी अपनी बुक में जो मानचित्र 2 है ना, पृष्ठ 13 पे जाना और वहां पे जो ब्रह्मगिरी है आप ये देखना कि ब्रह्मगिरी कहाँ पर है बच्चों। तो ब्रह्मगिरी में आप देखना कि जो ब्रह्मगिरी का निशान बना हुआ होगा भारत के मैप पे, आप उसको देखना। वहां पे जो व्यक्ति, एक व्यक्ति की कब्र मिली है उसमें क्या 33 सोने के मनके मिले हैं। देख रहे हो, सोने के मनके मिले हैं। ठीक, और शंख पाए गए हैं। ठीक, और दूसरी जो कब्र मिली है उसमें केवल मिट्टी के बर्तन पाए गए। तो आपको क्या लगता है, ये व्यक्ति ज्यादा मतलब इसकी सामाजिक जो स्थिति है वो ज्यादा अच्छी होगी या इसकी सामाजिक स्थिति अच्छी होगी? यानी ये पैसे वाला होगा या ये पैसे वाला होगा? ऑब्वियस सी बात है, जिसके पास सोने की चीजें मिली है, शंख मिला है, इसकी सामाजिक स्थिति अच्छी होगी, ये पैसे वाला होगा। और इसकी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं होगी। तो इसी से पता चलता है कि उस समय पे क्या था, लोगों के जो जीवन था उसमें सामाजिक भेदभाव था, यानी कि सामाजिक असमानताएं वहां पे भी थी, सामाजिक असमानताएं वहां पे भी थी। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे उनके अनुयायी। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? कभी कभी जो महापाषाणों हैं उनमें एक से अधिक कंकाल मिले हैं। कुछ महापाषाण ऐसे हैं जिनमें एक से ज्यादा कंकाल मिले हैं। तो वो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि एक परिवार के लोगों को जैसे जैसे वो मरते जाते थे वहीं पे उनको लाला की क्या कर दिया जाता था, दफना दिया जाता था। तो यही तो मतलब हुआ कि एक से ज्यादा परिवार मिले हैं। ठीक है, अब देखो अब हम आते हैं इसके बाद में इस पे। शायद एक ही परिवार के लोगों को उस जगह पे ला ला के बार बार दफना दिया जाता था। तो ये हो गए हमारे ठीक। हाँ, परिवार के लोगों को एक स्थान पर अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते क्या कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे। ये किसका काम करते थे बच्चों? चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने पुराने दोबारा आ सकते थे। ठीक है, इमाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कर, इमाम गांव को खोजो। उसी मानचित्र 2 में प्रश्न नंबर 13 पे जाना और इमाम गांव जो है उसको खोजना। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पे 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था और उनका सिर कैसे रहता था? उत्तर की तरफ रहता था। ठीक है बच्चों, कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए सबके पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैर वाले सिंदूक, मिट्टी के एक बड़े सिंदूक में दफनाया गया था। अब आप देख रहे हो, एक आदमी को 4-5 घर वाले मकान वाले 4-5 कमरे वाले मकान में दफनाया गया। ठीक है, और उसके आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के बड़े से सिंदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था और सबके पैर मुड़े हुए थे। तो इसका मतलब ये क्या है? ये किसी सरदार का भी सब हो सकता है ना। ये आप अनुमान लगा सकते हो कि इतने बड़े घर में गांव की बस्ती के बीच में था गो, जिसमें एक अनाज का भंडार गृह भी था, बड़ी सिंदूक में दफनाया गया। तो इसका मतलब ये सरदार का घर हो सकता है, सरदार का सब हो सकता है। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? तो अब अच्छा, अभी हमने क्या पढ़ा? कब्र के बारे में पढ़ा। अभी हम देखते हैं कि कंकालों के अध्ययन से हमें क्या पता चलता है। देखो बच्चों, छोटी आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को हम पहचान सकते हैं। देखो, बच्चा जो होते हैं, छोटे बच्चा होकर होगा, उसकी हाइट कम होगी, ऊंचाई कम होती है, तो उसके कंकाल को हम पहचान सकते हैं। लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल में कोई बड़ा फर्क नहीं होता, ये आप नहीं पहचान सकते। ये आप कभी पता नहीं लगा सकते जो कंकाल होता है वो पुरुष का होगा या स्त्री का। कंकाल आप जानते हैं? पहले तो आप ये बताओ, कंकाल जानते हैं? जो हड्डियों का जो अस्थि पंजर होता है, जैसे बच्चों हमारी जो शरीर है इसको जलने के बाद में हड्डियां बच जाती हैं, तो जो हड्डियों का जो अस्थि पंजर है उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? कंकाल बोलते हैं। ठीक है, आप अपने अध्यापक से पूछिएगा कि कंकाल होता क्या है, कैसा दिखता है। ठीक है, देखो मैं आपको दिखा के ही बता देता हूँ। देखो बच्चों, कंकाल इस तरह के बच्चे क्या होते हैं? ये कंकाल होते हैं। देखो बच्चों, इस तरह के, ये क्या होता है बच्चों? ये कंकाल है। आप देख रहे हो, इस तरह के कंकालों को कंकाल बोला जाता है। मैं जो बोल रहा था, ठीक, अस्थियों का पेड़। तो कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिले हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है।
लेकिन दिक्कत ये है कि अक्सर पहले पुरुष भी आभूषण पहनते थे, तो अब इस तरह से आप नहीं पहचान पाओगे कि कंकाल किसका है। तो कंकाल पहचानने का एक बेहतर तरीका है हड्डियों की जांच, क्योंकि महिलाएं बच्चों को क्या करती हैं, जन्म देती हैं, इसलिए उनका जो कूला होता है वो पुरुषों से क्या होता है बच्चों, बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य हुए थे बच्चों, चरक नाम का एक वैद्य हुए थे। उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, चरक संहिता, ये याद रखना आपने, ठीक है। चरक कौन थे, एक वैद्य थे, जिन्होंने शल्य चिकित्सा के बारे में बताया था। तो उन्होंने शास्त्र चरक संहिता नाम की क्या लिखी थी, किताब लिखी थी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। तो इन्होंने अपनी बुक में बताया कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, 360। लेकिन जब आपने आज जो पढ़ी होंगी वो कितनी पढ़ी होंगी बच्चों, 206। ये आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफी ज्यादा है संभवतः। तो ऐसा हो सकता है कि चरक ने क्या हुआ, अपनी गिनती में दांत हो गए, हड्डियों के जोड़ हो गए, कार्टिलेज, ये सबको जोड़ के उन्होंने ये संख्या बताई होगी। उन्होंने दांत अलग अलग गिन लिए होंगे, सबको एक वो मान लिया होगा, इस तरह से उनकी संख्या ज्यादा होगी उनके हिसाब से। अब आ जाओ बच्चों, इमाम गांव जो है लोग हैं, इनाम गांव, उनके लोगों के काम धंधे। देखो इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल, इनके बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं, कई हड्डियों पर काटने के निशान भी मिले हैं। इससे यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। तो खाने के मामले में तो ये चीज मिली है, गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, चांवर, चितक वगैरह, हिरन, कृष्णमृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। इन सब की क्या पाई गई हैं बच्चों, हड्डियां पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियां एकत्रित किया जाता, यानी कि रस बना के इकट्ठा किया जाता था। ऐसे भी कुछ साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। इन प्रमाणों के आधार पर इनाम गांव के लोगों के काम धंधों की सूची बनानी है, ठीक है बच्चों। अब देखो अन्यत्र एटलस में चीन को देखो, तो चीन आपको पता है ना, हमारे भारत देश है, उसके ऊपर क्या है, तिब्बत है, तिब्बत के ऊपर क्या है, यहाँ पे चीन है, ठीक है। ये हमारा भारत देश हो जाएगा, इसके ऊपर तिब्बत, तिब्बत के ऊपर यहाँ चीन है, ये हमारा चीन है, हमारा नहीं है सॉरी, ये चीन है। तो यहाँ की लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। हमने यहाँ 3500 साल पहले यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण यहीं पे मिले हैं, ठीक है। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था, जानवरों की हड्डियों पर यहाँ लिखा हुआ कुछ कुछ मिला है। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता था, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती हैं। राजा लोग क्या करते थे, लिपिकारों से इन हड्डियों पे सवाल लिखवाते थे कि क्या वे युद्ध जीतेंगे, क्या फसलें अच्छी होंगी, क्या उन्हें पुत्र होंगे। फिर इन हड्डियों को क्या करते थे, वो आग में डाल देते, जहां इनमें गर्मी से चटक कर क्या पड़ जाती थी बच्चों, दरारें पड़ जाती थी। जो हड्डियां थी वो उनको आग में डाल दिया, उन पे कुछ कुछ लिख दिया, क्वेश्चन लिख दिया जो उनको पूछना होता था, और उसको आग में डाल देते थे। तो हड्डी क्या करती थी, आग से चटक जाती थी और उससे दरारें पड़ जाती थी। और जो भविष्य करने वाले लोग होते थे वो इन दरारों को ध्यान से देख कर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। अब तुम सोच रहे हो क्या ये भविष्यवाणी सच होती होंगी, तो हमेशा तो सच नहीं होती होंगी, क्योंकि ये तो एक तरह से, ठीक है, साइंस होगा उनका अपना, लेकिन कभी कभी क्या है, ये गलत भी होती होंगी। ये राजा जो है शहरों में महल बना कर रहते थे, उन्हें बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी, जिनमें बड़ी बड़ी नक्काशी की हुए कांसे के बर्तन शामिल थे। लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे, यानी 3500 साल पहले उन्हें लोहे का इस्तेमाल करना नहीं पता था, कांसे के बारे में जानकारी उनको थी, और महल बना के ये लोग रहते थे। तो अब तक हमने ये सब पढ़ा। अब बच्चों एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो वेदों की रचना कब हुई, 3500 साल पहले। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत 3000 साल पहले। इमाम गांव में कृषकों का निवास 3600 से 2700 साल पहले, और चरक जो थे वो 2000 साल पहले आए थे। सूक्त का मतलब क्या होता है बच्चों, बताओ। सूक्त मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया, मिलान करना है बच्चों, सुमेल करना मतलब मिलान करना। रथ, रथ युद्ध में प्रयोग किया जाता था। यज्ञ, यज्ञ मतलब अनुष्ठान। दास, दास मतलब गुलाम। और महापाषाण मतलब सजाए गए पत्थर, ठीक है। ये पहला वाला। वाक्यों को पूरा करो बच्चों। के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था, के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था, किसके लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था, बताओ बच्चों। किसके लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था, में महापाषाण पाए जाते हैं, में महापाषाण पाए जाते हैं। ये अभी अभी आपको बताया था ना, महापाषाण कहाँ पाए जाते हैं, ये रहा ना, ब्रह्मगिरी था, क्या रहा था, ब्रह्मगिरी नाम था ना शायद, ब्रह्मगिरी। महापाषाण ये रहे, पुरास्थल दिखाए गए हैं इसमें, ये था ना, ब्रह्मगिरी को देखो। देखो यहाँ पाए जाते थे महापाषाण, कहाँ पाए जाते थे बच्चों, दक्कन में, दक्षिण प्रथा, दक्षिण भारत में, उत्तरी पूर्वी भारत और कश्मीर में ये महापाषाण पाए जाते थे, ठीक है।
और क्या क्वेश्चन है देखो बच्चों। अच्छा, ब्रह्मगिरी में कब्र मिली है, तो वही ब्रह्मगिरी, ये सब महापाषाण वहीं पे पाए जाते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है देखो, जमीन पर गोले में लगाए गए पत्थर या चट्टान महापाषाण का या निशान का काम करते थे। किसका? निशान का काम करते थे, निशान लगा देते थे, चिन्ह का काम करते थे, चिन्ह या निशान, चिन्ह लिख सकते हो या निशान का काम करते थे। पोर्टहोल का इस्तेमाल एक तरह से दोबारा प्रवेश करने के लिए, कमरों में प्रवेश के लिए था। ठीक है। इनाम गांव के लोग क्या खाते थे? इनाम गांव के लोग क्या खाते थे वो आपको पता ही है। इनाम गांव के लोग क्या खाते थे अभी तो बताया था आपको। देखो अच्छे यहाँ क्या खाते थे, गेहूं जौ दाल चावल, ये हड्डियां शिकार, ये सब क्या खाते थे, ये सब खाते थे इनाम गांव के लोग, ये आप देख सकते हैं। आज हम जो किताबें पढ़ते हैं वो ऋग्वेद से कैसे बने हैं? बताओ बच्चों, आज जो हम किताबें पढ़ते हैं वो ऋग्वेद से कैसे बने हैं? एक्चुअली क्या था कि ऋग्वेद जो है वो बच्चों, उनकी जो भाषा है वो प्राक संस्कृत है, हमारी जो भाषा है वो भी अलग है, ऋग्वेद हमारी जो लिपि है वो अलग है, उनकी लिपि अलग है। ठीक है, तो भाषा अलग है। दूसरी बात यह है कि ये लिखी गई हैं किताबें जो हैं वो लिखी गई हैं, छापी गई हैं। तो ऋग्वेदों को ना तो लिखा गया था ना छापा गया था बहुत साल पहले। ऋग्वेदों में क्या है, वार्तालाप है, एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच में वार्तालाप है। इनमें हमारी किताब में वार्तालाप नहीं है, इनमें कुछ कुछ चीजें लिखी गई हैं। ठीक है। और ऋग्वेद जो है वो ऋषियों द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, ऋषियों द्वारा लिखे गए थे ऋग्वेद। ठीक है। उनमें ज्यादातर क्या है, सूक्त है, उनमें ज्यादातर क्या है, प्रार्थना है। लेकिन हमारी किताबों में क्या है, कुछ जैसे प्रार्थना तो नहीं है लेकिन ज्ञान की बात है, इतिहास की बात है, ये सब बातें। तो ये सब क्या है, अंतर है हमारी आज की किताबों में और ऋग्वेद की किताबों में। पुरातत्वविद कब्रों में दफनाए गए लोगों के बीच सामाजिक अंतर का कैसे पता लगाएंगे? तो कब्रों में दफनाए गए लोग जो थे उनके बीच में सामाजिक असमानताएं थी, ये कैसे पता लगाएंगे बच्चों? मैंने बताया था ना आपको कि जो कब्रों के साथ जो सामान मिलता है उससे वो अंतर का पता लगता है। जितना ज्यादा सामान मिलेगा उतना ही ज्यादा उसको क्या होगी, सामाजिक स्थिति उसकी अच्छी रही होगी। एक राजा का जीवन दास या दासी के जीवन से कैसे भिन्न होता था? तो बताइए आपको कि दास जो होते थे वो युद्ध में बनाए गए बंदी होते थे। ठीक है। अब वो जो गुलाम होते थे उनको राजा या राजाओं का जीवन तो क्या था कि वो तो स्वतंत्र थे, वो तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन दास का जीवन स्वतंत्र नहीं था। दासों को क्या करना था, राजाओं का कहा मानना पड़ता था, उनका काम करना पड़ता था। तो दासों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप आ गए। ठीक है। और दासों को वो क्या करना पड़ता था, जो भी मालिक चाहते थे वो उन्हें काम करना पड़ता था। तो ये हमारा यहाँ पे ये वाला चैप्टर बच्चों क्या हो जाता है, हमारा समाप्त हो जाता है। आप देखिए कि इसमें हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। राजा का जीवन हो गया, ये हो गया, कोई क्वेश्चन बचा है क्या? ठीक है, यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस हो जाते हैं खत्म। अभी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 और उसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 6 और 7 8 9 10 11। ऐसे करते हुए हम ये किताब को पूरी को समाप्त करेंगे। तो बच्चों आप मेरे चैनल पर बने रहिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, आपको ऐसे ही डिटेल में पढ़ने के लिए मिलता रहेगा। और अगर आपको अभी जैसे कुछ और चाहिए, आपको कुछ और दिक्कत आ रही है तो आप उस सब्जेक्ट का या उसका भी नाम लिख सकते हैं, या फिर मुझे कुछ और इम्प्रूव करना चाहिए किसी चीज़ में, आप जो चाहते हैं कि मैं वो भी लाऊं तो अब मैं वो भी कर सकता हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।